सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम मेरी जंग में, और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाब वजीर आजम इमरान खान ने आज लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया। एक बार फिर से लोगों को इस्लामाबाद मार्च के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी। हुकूमत को निशाना बनाते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नून लीग का एजेंट करार दे दिया। उनके फैसलों को मानने से इनकार किया। इमरान खान के इल्जाम पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जवाब भी जनाब आ गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना है कि उनका इदारा किसी किस्म का कोई प्रेशर लेने को तैयार नहीं है। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला मेरिट पर होगा। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने नौमुंतखब वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हल्फबर्दारी केस का मुख्तसर फैसला सुनाते हुए हुक्म दिया है कि कल तक गवर्नर पंजाब खुद या फिर किसी नुमाइंदे के जरिए वजीर आला पंजाब से हल्फ लें। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के साथ ही साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार एक लंबे अरसे बाद मंजर-ए-आम पर आ गए हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जमान पार्क में साबिक वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात की है, और जराए ये बताते हैं जनाब ये मुलाकात हमजा शहबाज की हल्फबर्दारी से मुतालिक कानूनी मुशावरत के लिए की गई है। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद हमजा शहबाज की हल्फबर्दारी तो पक्की हो चुकी है, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अभी भी ऐसा कोई कानूनी रास्ता है जिससे हमजा शहबाज को हल्फ उठाने से रोका जा सके। लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद होनी है, जो मुल्क की सियासत का रुख ही तब्दील कर देगी। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। जनाब अमीर अब्बास साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद होंगे, तैमूर तारपुर भी हमारे साथ मौजूद होंगे, और डॉक्टर जरका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन जनाब अब से कुछ देर पहले मरियम नवाज भी गुफ्तगू कर रही थी और उन्होंने कई सवालात उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अबल मीर मारूफ का नाम लगाया, लेकिन उनके आसपास जितने लोग हैं वो करप्शन की दलदल में धंसे हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जनाब बातें करते थे करप्शन खत्म करने की, गुर्बत खत्म करने की, लेकिन गरीब को खत्म करने पर तुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के दौर में महंगाई ने आसमान छू लिया। फिर साथ साथ वो ये भी कहती हैं कि इदारे जब न्यूट्रल हो गए तो इसको मिर्चें क्यों लग रही हैं। और उन्होंने फिर एक और बात भी, उन्होंने ये कहा कि जनाब इमरान खान साहब चाहते हैं कि फौरी इलेक्शंस हो जाएं। इसका मकसद ये नहीं है कि अवाम में मकबूल हो रहे हैं, ये मरियम नवाज साहबा कह रही हैं। उनका कहना यह है कि वो इसलिए इलेक्शंस जल्दी चाहते हैं ताकि वो अपनी मर्जी से कुछ इदारों की तकर्रुरियां की जा सकें, जो कि नवंबर में करनी है, तो इस वजह से वो उसका कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं। मरियम नवाज साहबा ने कल भी खिताब किया था और काफी ज्यादा जोरदार उन्होंने खिताब किया था। आज भी जब उन्होंने खिताब किया तब उन्होंने इमरान खान साहब पर तनकीद के निश्तर भी चलाए। गुज़िश्ता रोज उन्होंने एक ट्वीट भी किया था। अच्छा, वजीर आजम साहब जिन्होंने हल्फ उठाया और हल्फ उठाने के बाद कौमी असम्बली से खिताब किया शहबाज शरीफ साहब ने, तो उन्होंने कहा कि हम किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, हम किसी के खिलाफ कोई केसेस नहीं बनाएंगे। लेकिन उसके बाद पीएम नवाज साहबा का ट्वीट सामने आया और उसके बाद वो ये कहती हैं कि अभी की काबीना पर जो सवाल उठा रहे हैं ना, अगर केसेस बनेंगे तो जो काबीना पहले की थी वो 60% जेल में होगी और उनकी तो जमानतें भी जब्त हो जाएंगी। अमीर अब्बास साहब ने इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात करेंगे। अमीर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज के दिन काफी ज्यादा हैपनिंग्स हुई हैं। खान साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि जनाब 20 लाख कम से कम लोग इस्लामाबाद की तरफ मार्च करें जब मैं कॉल दूंगा। आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में या इमरान खान साहब में इतनी कैपेसिटी है कि 20 लाख लोग, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है जनाब, इतनी बड़ी अमाउंट में लोगों को वहां पर लेके जा सकें? अमीर अब्बास साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? अमीर अब्बास साहब मुझे सुन सकते हैं आप? जनाब कोशिश करेंगे कि राब्ता करें, अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से आपका राब्ता कराएं। लेकिन जनाब मामला यह है कि इमरान खान साहब ने आज जब खिताब किया, इससे पहले तो वो कह चुके थे कि मैं ईद के बाद कॉल दूंगा, और ये कॉल इस्लामाबाद के लिए होगी, इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने के लिए कॉल होगी, और जब मैं कॉल दूंगा तो लोग वहां पर जाएंगे, मेरे साथ लोग चलेंगे और हम उस वक्त तक वहां पर बैठे रहेंगे जब तक जनाब इलेक्शंस अनाउंस नहीं हो जाते। लेकिन आज उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार कर दिया है कि 20 लाख लोग तो चलें जब मैं कॉल दूं। तो अमीर अब्बास साहब ने इस वक्त मुझे ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात करेंगे। अमीर साहब बताइएगा, इस ख्वाहिश का इजहार कर दिया है खान साहब ने कि 20 लाख लोग, ये एक बहुत बड़ी तादाद में लोग होते हैं,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में या इमरान खान साहब में इतनी कैपेसिटी है कि इतने ज्यादा लोग लेके वो इस्लामाबाद पहुंच जाएं? अमीर अब्बास साहब, मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, गालिबन अमीर अब्बास साहब इस वक्त रैली में हैं और रैली गालिबन शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, तो वो उसको शायद कवर भी कर रहा है, तो इस वजह से मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। अच्छा अमीर अब्बास साहब, मुझे सुन सकते हैं आप? सलमान, आपकी आवाज बहुत कम है। अच्छा अमीर अब्बास साहब, ये बताइएगा, रैली आप शायद इस वक्त इस रैली में मौजूद हैं, ये बताइएगा इमरान खान साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि 20 लाख लोग इस्लामाबाद का रुख करें। आपको लगता है सियासी तज्जिया क्या कहता है, इतनी बड़ी तादाद में लोगों को निकालने में कामयाब हो जाएंगे खान साहब? सलमान, एक तो माजरत, मुझे आपके शो में ज्वाइन करना था लेकिन मैं पहुंच नहीं सका क्योंकि ये गैर मुतवक्किल तौर पे इस्लामाबाद की सड़कों पे इस वक्त तहरीक इंसाफ की रैली है और इसमें बच्चे, खवातीन और बड़ा पुरजोश किस्म का क्राउड है। आई डोंट नो कि क्या आज कोई कॉल दी हुई थी वज़ीर आज़म साबिक़ इमरान खान साहब ने या नहीं, लेकिन वो जो 20 लाख वाला आपका सवाल है, अगर मैं इसी रैली के माहौल को सामने रखते हुए आपको जवाब दूं तो आसान तो नहीं है 20 लाख, यहाँ तो 10 लाख लोग लाना भी आसान नहीं है अभी लेकिन इमरान खान साहब का बहरहाल एक फैन क्लब है, वो क्राउड पुलर है। उन्होंने माजी में भी ये साबित किया है, वो बड़े जलसे कर सकते हैं, रैलियां निकाल सकते हैं, मोमेंटम मेंटेन रख सकते हैं, लेकिन 20 लाख लोग तो मैं नहीं समझता कि वो मुमकिन हो सकता है। अच्छा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जनाब इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे और हम उस वक्त तक बैठे रहेंगे जब तक इलेक्शंस अनाउंस नहीं हो जाते। मरियम नवाज साहिबा की गुफ्तगू में अभी सुन रहा था, वो ये कह रही हैं और इल्जाम लगा रही हैं कि इलेक्शंस इमरान खान साहब इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो तैनातियां कर सकें इदारों की जिसके न्यूट्रल होने पर इनको इतनी मिर्चें लग रही हैं। ऐसा है? देखिए, एक है 20 लाख लोग लाना या 10 लाख लोग लाना, वो तो मौलाना फजल रहमान साहब भी मिलियन मार्च करते रहे इसी यानी साहब का दौर में इमरान खान साहब के खिलाफ, और उनको हम कहते थे कि जी आपके तो 70-80 हजार लोग हैं या 1 लाख लोग हैं, वो कहते थे नहीं मिलियन मार्च है, वो नहीं मानते थे। ताहिल कादरी साहब ने भी बड़ा लॉन्ग मार्च किया था, वो भी कहते थे कि लाखों का मजमा है। तो ये तो एक दावा होता है जो हर दौर में ऑपोजिशन में जो जब एहतजाज किया जाता है तो लोग करते हैं। जहां तक बात है धरने की और सिट इन की, लोग तो इमरान खान साहब ले आएंगे, मैं नहीं कहता 20 लाख होंगे या हजारों होंगे, वो लाखों लोग ला सकते हैं, लेकिन धरना अगर वो देंगे तो मैं समझता हूँ कि ये उनके लिए ये एक तहरीक इंसाफ के लिए सियासी खुदकुशी भी साबित हो सकता है। उसकी वजह यह है कि आप लोगों को लाके फॉर द इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम नहीं बिठा सकते हैं। इस्लामाबाद के लोग जरूर आपके पास आगे कुछ देर के लिए बैठ सकते हैं, 2-4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, लेकिन दूसरे शहरों से जो आप लोग लेकर आएंगे उनमें से भी जो एडजेसेंट इलाके हैं, जैसे खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत है, तो सवाबी से या पेशावर से या मर्दान के इलाकों से लोग यहाँ पे आके बैठ सकते हैं कुछ दिन के लिए। हत्ता के जो जीटी रोड पे जो सेंट्रल पंजाब में कुछ शहर है वहां से भी लोग आके बैठ सकते हैं। लेकिन अगर ये तवक्को करते हैं कि साउथ पंजाब से लोग आके बैठेंगे या सिंध से लोग आके बैठेंगे, बलूचिस्तान से, तो वो तो नहीं एक इनडेफिनिट पीरियड के लिए आके बैठ सकते। जो कारोबारी तबका है उन्होंने वापस चले जाना है, लौट जाएंगे। जो मुलाजमत पेशा लोग हैं वो अपनी मुलाजमतों पे लौट जाएंगे। जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं वो अपने तालीमी सरगर्मियों में वापस चले जाएंगे। और यही हुआ था 2014 में जब इमरान खान साहब ने धरना दिया था और लॉन्ग मार्च किया था। तो इसी उम्मीद से आए थे कि वो जब तक बैठे रहेंगे, वो जितने लोग लाए थे वो सारे के लोग ही आखिरी वक्त तक उनके साथ बैठे रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। हमने वो 126 दिन यही डी चौक में इस्लामाबाद में गुजारे थे उसको कवर करते हुए, और आखिरी वक्त जो है वो वाकई वही था जो ऑपोजिशन कहती है कि सिर्फ खाली कुर्सियों पे चंद दर्जन लोग या चंद 100 लोग बमुश्किल सामने बैठे होते थे। लेकिन चूंकि उस वक्त मीडिया इमरान खान साहब के साथ था, उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान साहब के साथ थी, तो उस धरने का एक मोमेंटम जो है वो बज़ाहिरन लोगों में दिखाया जा रहा था कि वो भरपूर है, लेकिन वो मोमेंटम आखिरी वक्त में आके दम तोड़ गया था। और शुरू के जो 3 हफ्ते थे उसमें बहुत पुरजोश था, उसमें बाकी बहुत बड़ी तादाद में लोग थे। इस्लामाबाद के लोग जो है वो रोज निकलते थे, रात को आते थे, बड़ा चार्ज माहौल हुआ करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो डिस्पर्स होते गए। और इस दफा भी ऐसे ही होगा। मैं नहीं समझता कि शायद इमरान खान साहब उस वक्त तक यहाँ से ना उठे जब तक उनकी मुतालबात मंजूर ना हो, और
उनके लोग भी उनके साथ उतनी ही बड़ी तादाद में बैठे रहे। ये मुमकिन नहीं होगा। लेकिन आपको लगता है 2014 में इमरान खान साहब की जितनी मकबूलियत थी, अब 2022 में उनकी मकबूलियत में खासा इजाफा हुआ है? और यह बात खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा कहते हैं कि हमें तो पता नहीं था जब हम हुकूमत में थे। मैं आज शेख रशीद साहब का बयान सुन रहा था, वो एक टीवी में गुफ्तगू कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जनाब हमें तो ये लग रहा था कि हम हल्के में जाएंगे तो लोग हमारा इस्तकबाल तक नहीं करेंगे, लेकिन रातों रात इस अपोजिशन ने, जो कि अब हुकूमत में है, हमें हीरो बना दिया है। इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, आप आज से अगर सिर्फ 2.5 माह पीछे चले जाएं, यानी फरवरी, और आप फरवरी में अगर पाकिस्तान में इलेक्शन करवाते तो तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में शायद बमुश्किल 50 से 60 या 70 सीटें हासिल कर पाती। लेकिन आपने ये जो एक माह गुज़श्ता देखा है, इसमें इमरान खान साहब की गवर्नेंस की खामियां, उनकी हुकूमत की नालायकियां, वो सब लोग भूल गए। महंगाई की बात कोई नहीं कर रहा चंद दिनों से, और इमरान खान साहब का ये जो साजिश का बयानिया है और जिस तरह उनकी रिजीम चेंज की गई उनके बकौल, वो सेलेबल था और वो उनके वोटर्स ने, सपोर्टर्स ने उसको बाय किया है। ना सिर्फ उनके वोटर सपोर्टर्स ने बाय किया है, बल्कि वो तबका जो पाकिस्तान में एंटी अमेरिकनिज्म को फॉलो करता रहा है, या वो समझता है कि अमेरिका को कोई हक हासिल नहीं है कि वो पाकिस्तान के मामला में मुदाखलत करे, वो और जिन जमातों से है उन्होंने भी इमरान खान साहब के इस नैरेटिव को बाय किया। और हमें तो, आप जहां कराची में है वहां से ये खबरें मिलती रही कि एमक्यूएम के वोटर्स जो हैं या पीपल्स पार्टी के भी कुछ वोटर्स, वो भी इमरान खान के साथ सिंपथाइज करना शुरू कर गए। तो ये बयानिया सच है या झूठ है, उस बहस को एक तरफ रखते हुए वो बयानिया बिका है, और उस बयानिए की वजह से इमरान खान साहब का वोट बैंक इंटैक्ट हुआ है और इमरान खान साहब ने रीगेन किया है। ये ऑपोजिशन माजी की और आज की हुकूमत की मैं समझता हूँ कि स्टुपिडिटी थी कि उन्होंने, और उनको ये बार बार हम भी सवाल करते थे उनसे अपने प्रोग्राम्स में, और भी लोग सवाल करते थे कि आप इमरान खान को निकाल तो देंगे, लेकिन क्या आप समझते हैं कि इमरान खान को निकालने से इमरान खान और पीटीआई और इमरान खान की सियासत खत्म हो जाएगी? अगर इमरान खान वापस कम बैक करता है और वो शहादत का कार्ड खेलता है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, उस वक्त तो हमें अंदाजा नहीं था कि उनके पास इतना जबरदस्त और पॉपुलर कार्ड उनके हाथ लग जाएगा। लेकिन ये कार्ड ना होता तो वो कोई और कार्ड इस्तेमाल करते। बट कोई भी सियासतदान होता जिसको इक़्तिदार से निकाला जाता, वो यही करता। नवाज शरीफ ने भी तो ये किया था जब वो डिस्क्वालीफाई हुए थे, हालांकि वो तो सुप्रीम कोर्ट से डिस्क्वालीफाई हुए थे, उनके पास तो मॉरली कोई जवाब भी नहीं था कि वो लॉन्ग मार्च करें और अवाम के सामने आके वोट को इज्जत दो का नारा लगाएं। लेकिन उन्होंने डिस्क्वालीफाई होने के बावजूद, और फिर उनके ऊपर नायाब के केसेस चल रहे थे, इसके बावजूद उन्होंने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, उन्होंने लॉन्ग मार्च किया लाहौर से इस्लामाबाद तक। तो इमरान खान का केस तो इंटायरली डिफरेंट केस है। वो तो कहते हैं मेरी हुकूमत को गिरा दिया गया साजिश के बलबूते पर। तो वो तो पॉपुलर हो गए और वो पॉपुलर होंगे डेफिनेटली इस वजह से। और यही हम देख रहे हैं पिछले 1 माह से कि उनके लोग उनके साथ खड़े हैं। अब देखते हैं कि देखते हैं आगे क्या होने जा रहा है। डॉक्टर जरका साहबा ने इस वक्त ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा। बहुत शुक्रिया जरका साहबा। ये बताइए कि आपसे कुछ देर पहले मरीम नवाज साहबा गुफ्तगू कर रही थी और वो ये कह रही थी कि इमरान खान साहब बहुत बातें किया करते थे कि मैं साइकिल पर ऑफिस जाऊंगा, साइकिल पर ऑफिस से आऊंगा, लेकिन हेलीकॉप्टर का जिक्र उन्होंने कर दिया। फिर उनका मूड कुछ इस तरह का लग रहा है कि जो आज मौजूदा काबीना पर तनकीद की जा रही है, उनका ये कहना है कि अगर केसेस बने तो जो पुरानी काबीना थी ना वो 60% ऐसी होगी कि उनकी जमानतें भी नहीं होंगी। क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सलमान साहब। बात यह है कि मरीम नवाज़ साहिबा बहुत आज दुखी हैं। वो जो उनके पासपोर्ट का मसला था, जो वो सारा ख़ानदान इकट्ठा हो रहा है स्टेट के ख़र्चे पे जद्दा में, और एक जहाज़ 777 सबसे बड़ा जहाज़ PIA का, जिसको लेके पूरा ख़ानदान, जिनका पुराना एक रवैया है, उनका तरीका है कि हुकूमत उनके घर की लौंडी है, वो उसी तरह ले जाके, यानी शहबाज शरीफ साहब की बेटी, उनके दामाद, उनके आगे से नवासियाँ, फिर उनके जो दामाद के ख़ानदान आगे से, यानी वो लिस्ट जो है, वो जो कुछ 7 पेजों पे मबनी जो लिस्ट थी जो इनिशियली आई थी, उसमें कोई 150 लोग बनते थे और इसकी कर दी है, उन्होंने कहा जाती खर्चे पे जा रहे हैं। आप मुझे बताइए कि जब ये सब जा रहे हैं, अच्छा तो हमें बताएं कौन सा जाती खर्चा, क्योंकि खर्चा तो हमारा हो रहा है ना।
जो आप जब फ़ोन की सिम डालते हैं, फ़ोन पे कार्ड डालते हैं, उस पे जो टैक्स गरीब आदमी जो रेडी वाला टैक्स देता है, जो किसान टैक्स देता है, जो मजदूर टैक्स देता है, और हम भी जो टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स पेयर के पैसे पे सारी हुकूमत चलती है। इनकी तनख्वाहें टैक्स पेयर के पैसे से आती हैं। गरीब बच्चे का दूध के ऊपर जो टैक्स है वो इनकी इन अयाशियों का पे करता है। मुझे बताएं किसको धोखा देने जा रहे हैं? अल्लाह पाक के साथ भी यही करते हैं। 27 रमज़ान को इनको किस बात ने ये प्रिविलेज दिया है कि ये जाएं और गरीब अवाम के खर्चे के ऊपर, गरीब अवाम कंधे पे लेके इनका बोझ चल रही है, और ये जाके वहाँ पर पूरा ख़ानदान, सारा ख़ानदान, कोई दोहा से आ रहा है, कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई लंदन से आ रहा है, वहाँ पे फैमिली रियूनियन हो रही है। इनको कोई पता नहीं है, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। ऊपर से वो तो शुक्र हुआ कि कुछ लोगों की, क्योंकि अब लोग अवाम सवाल कर रही है। ये पहली दफ़ा है कि देखिए 3 दफ़ा इनकी हुकूमत, नवाज शरीफ साहब और उनके ख़ानदान की, आज 4थी दफ़ा हुकूमत आई है। पहले लोग क्योंकि इदारे इनको बहुत सपोर्ट करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि 3 दिहाइयों से जो ये काम चल रहा है, तो अब लाहौर हाई कोर्ट के बारे में जो लोगों के तासुरात हैं, अब उन्होंने ये जो 3 बेंच टूटे हैं उससे थोड़ा परेशानी हो गई, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा का तो सारा सामान पहले पहुंच गया था। आप सोचे क्वीन एलिज़ाबेथ की क्या बात होगी, जो हमारे शरीफ ख़ानदान की एक इनका शान और शौकत है कि हर जगह जाने से पहले चीज़ें आ जाती हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, और सब हुकूमत के खर्चे पे। जैसे इन्होंने 4 कैंप ऑफिस बना लिए हैं, वो जाती उम्रा जो इनका हज़ारों कनाल पे जो मबनी घर है, महल के ऊपर पाकिस्तान और पंजाब की फ़ौज के लोग, पंजाब की पुलिस के लोग वहाँ पर पहरा दे रहे हैं। सारा खर्चा, सारी दीवारें, हर चीज़ वहाँ पे टैक्स पेयर के पैसे से बनी है। अरे यार, इनकी ज़ाती हुकूमत है, ये मौरूसी सियासत इनकी, ये अजीब तरीका है और इससे लोग सख्त परेशान हैं। और मरियम साहिबा खातून हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन देखिए कैलिब्री फॉन्ट, यानी कोई जालसाजी का काम हो उसमें नंबर 1 वो आती हैं, तो हमें भी शर्मिंदगी होती है। हमारे मुल्क के ये सो कॉल्ड लीडर्स हैं जिन्होंने मुल्क को खाया, अभी तक ये नहीं बता, मतलब सज़ा याफ्ता खातून है वो, सज़ा जिनको मुजरिम डिक्लेयर किया गया है, सज़ा याफ्ता हैं, लेकिन चंद दिन के बाद वो जेल से वापस आ गए। अब आप मुझे बताइए कैसा हमारा मुल्क है जहाँ इंसाफ हो ही नहीं पाता। केस पुटअप आपने सही नहीं किया होगा ना, आप 3.5 साल में हुकूमत थे, आप केस ऐसा पुटअप करते, आप उनके खिलाफ ऐसे शवाहिद देते कि उनकी ना जमानत हो पाती, ना वो बाहर आ पाती। मैं यही तो आपको कह रही हूँ कि उनकी इतनी वो स्ट्रॉन्ग उनकी जड़ें हैं, और उनके इतने सपोर्टर उनके बैठे हैं, जहाँ पर मुक्तदर हलकों में आप खुद ही देख रहे हैं। देखिए जहाँ जहाँ डिसीजन मेकिंग होती है वहाँ आप देखिए, आप मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में आप देखिए, हाई कोर्ट में आपको पता है ना, शहबाज शरीफ साहब की टेप्ड लीव तो आपको भी मिला है, आपको जो 1 महीने की शर्त थी फॉरेन फंडिंग के हवाले से, उसकी शर्त को भी तो खत्म किया गया ना, रिलीफ तो आपको भी मिला है। इदारों को कहना नामुनासिब बात नहीं है ये। हाँ, लेकिन मेरी बात सुने, हमने ये तो नहीं कहा ना, देखिए इदारों के ऊपर हमने ये नहीं कहा कि वकील ना करो, जज करो। हम तो अपना एक मौक़िफ़ लेके, एक आम आदमी की तरह हम अपना मौक़िफ़ लेके अदालत के पास बड़े एहतराम से जाते हैं। अदालत के जितने भी हमारे जजेस हैं, जो अहलकार हैं, उनकी हम इज़्ज़त करते हैं, और उनके जो फ़ैसले दिए जाते हैं उनको हम मनोअन तस्लीम करते हैं। सवाल पूछते हैं क्योंकि एज पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स, पाकिस्तानी सिटीजन्स, हमारा आइन हमें यह हक देता है कि हम अपने हकूक़ के बारे में सवाल करें। यहाँ पर हम फर्स्ट रेट सिटीजन्स हैं अपने मुल्क में, ये हमारी खुशफहमी है। अब वो अगर प्रैक्टिकली हम फर्स्ट रेट सिटीजन्स ना हो वो और बात है, लेकिन हम सवाल तो करते हैं कि हम इस मुल्क के फर्स्ट रेट सिटीजन्स हैं, हमारे बराबर हकूक़ होने चाहिए। क्या कोई हुकूमत में है या कोई मुल्क का सबसे बड़ा सरबराह है, हमारे और उनके हकूक़ एक होने चाहिए, इंसाफ और सारी मराआत एक जैसी होनी चाहिए। तो बात यह है कि मरियम साहिबा आज ज़्यादा गुस्से में हैं क्योंकि वो सऊदी अरेबिया, उनका सामान चला गया लेकिन उनके जाने का बंदोबस्त नहीं हो सका, और वो जो सऊदी अरेबिया से फिर वो लंदन जाने का सारा प्लान था। तो
ये देखिए यहाँ पर अजीब मंतक है। अच्छा, उनका आप मज़े की बात एक बताऊँ, उनका जलसा जब होता है तो जलसा होता है, उनके पीछे लोग खड़े होते हैं, क्योंकि आगे लोग होते नहीं हैं, तो सब लोग उनके पीछे खड़े हो जाते हैं और वो एक मजमा बन जाता है। तो थोड़े से लोग, अल्लाह ताला उनको भी तौफीक दे कि वो बेहतर तरह से अपनी सियासत ईद के बाद की तैयारी है जरूर करें, हम तो ईद के बाद इस्लामाबाद करेंगे, लेकिन कोई थोड़ी सच्चाई। अब देखे ना, नारे लग रहे, अभी मैं सुन रही थी अमीर अब्बास साहब के पीछे रैली में क्या बातें हो रही थी, पापा के बारे में, पूरा खानदान टब्बर चोर का चोर। अब ये क्यों पाकिस्तान में हो रहा है? क्योंकि आज तक जिस घर में वो एवन फील्ड में रहते हैं, उस घर की आज तक ये नहीं कह सके कि मलकियत किसकी है। आप देखिए, आप एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, अभी मुराद सईद साहब हमारे मिनिस्टर थे, उन्होंने पाकिस्तान में 2021 में जो सड़कें बनाई हैं उसका मवाजना जब 2013 से करते हैं, जब नून लीग की हुकूमत थी, तो पर किलोमीटर 13 करोड़ रुपए की बचत हुई है। आप देखिए कि 8 साल का अरसा इन बिटवीन, तो इतना पैसा जब गबन हो इस मुल्क का, और आपको पता ही है। सर जी, एक ब्रेक लेना है हमने, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि बाद जो आप लोगों ने मार्च की कॉल दी है, क्या 20 लाख लोग बहुत बड़ी तादाद होती है, और यकीन जानिए 20 लाख लोग अगर इस्लामाबाद में आएंगे तो निज़ाम जिंदगी मफलूज हो जाएगा। क्या इतनी सलाहियत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कि 20 लाख लोग इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर सकें? एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और तैमूर तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हमारे साथ हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। तैमूर तालपुर साहब ने भी इस वक्त में ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और बहुत मुबारक हो आपको। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी काबीना को ज्वाइन कर लिया, खारजा अमूर देखेंगे, और इस बात से अक्सर तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि अब हुकूमत का मूड लग नहीं रहा है 2023 के अगस्त से पहले इलेक्शन कराने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई। मैं समझता हूँ कि आज जो हमारे हालात हैं पाकिस्तान के और बैनुल अक़वामी दुनिया में जो किस्से चल रहे हैं, जो स्टोरीज चल रही हैं, और जिस तरह से पाकिस्तान अकेला रह गया था, हमारे दोस्तों ने हमें काफ़ी नाराज़गी दिखाई थी, चाहे चाइना हो चाहे सऊदी अरेबिया हो, तो हर क्वार्टर से डिफ़िकल्टीज थी, और आज पूरा पाकिस्तान बहुत खुश है। हर सियासी जमात, गैर सियासी जमात की बात मैं नहीं करूँगा, हर सियासी जमात आज खुश है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने आकर ये कलमदान थाम लिया है, और उम्मीद है कि बहुत जल्द हमारे जो ताल्लुकात हैं बैरूनी ताकतों से, दूसरे दोस्त अनासिर ममालिक से, और जो ममालिक हमसे बनते नहीं हैं, उन सब के साथ बहुत ही ज़्यादा बेहतरी हम एक्सपेक्ट करते हैं। लोगों को बहुत तकलीफ़ हुई है, मैं समझता हूँ शाह कुरैशी साहब को भी आज बड़ा दुख हुआ है कि शायद आज वो पीपल्स पार्टी के साथ रहते, अगर धोखा ना करते, अगर लौटे शाह कुरैशी साहब ना बनते, तो आज बेहतर पोजीशन में ज़रूर होते, पर उन्हें भी कुछ ना मिला। जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन्हें छोड़ा था, आज भी वहीं पर थे, और अब शायद वो सीट भी उनके पास नहीं रही। और ख़ुसूसन जब तरक्की होगी, जब कामयाबी होगी, जब हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ बेहतर होंगी, तो शाह कुरैशी साहब को और भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, मैं क्योंकि अमीर अब्बास साहब से सवाल करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले जरका साहब ये बताइएगा, जस्टिस साकिब निसार से आज मुलाकात हुई है खान साहब की, इस मुलाकात किस तनाजुर में मुलाकात हुई? मेरा ख्याल है जी, जस्टिस साकिब निसार एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, और बहुत से लोग मुलाकात करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब साबिक से जाके, तो वो किसी मतलब आजकल की अदालतों के बारे में शायद बात हुई हो, मुझे नहीं पता, या क्योंकि एक तरफ हमारा प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है 63A के हवाले से, जो कि 1 महीने से इल्तवा में पड़ा है, और वो हर बार कहते हैं कि अब उन्होंने ईद के बाद कर दिया। दूसरी तरफ हमजा शहबाज, जिनकी ये सवाल तो नहीं किया होगा कि अदालतें 12 बजे के बाद खुल सकती हैं, नहीं खुल सकती हैं, तरीके से हुआ उनकी, सर ये सवाल भी होगा शायद, और ये सवाल भी होगा कि हमजा शहबाज के लिए तो आज हर रोज 12 घंटे की लिमिट दी जाती है, और जो मरियम नवाज साहिबा है उनके लिए हर रोज नया बेंच बनता है। तो शायद इसके ऊपर बात हुई हो कि अदालतों के रंग मुख्तलिफ हैं, कुछ लोगों के लिए हर किस्म की आसानियां हैं, एक ख़ानदान के लिए ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पे पंजाब में, और ख़ास तौर पे
इससे आगे शायद बोलना नहीं। अच्छा, मैं एक सवाल तो शायद इसमें भी बनता है ना, देखिए आपने कौमी असेंबली की तमाम नशिस्तों से आपने इस्तीफा दे दिया, आपको लगा कि जनाब साजिश हुई है, इस वजह से आपने कौमी असेंबली की तमाम नशिस्तों से इस्तीफा दे दिया। ये आपका एक थॉरली आपका अपना फैसला है और आपने फैसला ले लिया, ठीक है। आपने गवर्नर सिंध से भी कहा भी आप इस्तीफा दे दें, गवर्नर केपी को भी कहा कि आप इस्तीफा दे दें। पंजाब के मामले में इतनी मोहब्बत क्यों है? आप ना गवर्नर को पीछे हटने देते हैं, ना हमजा साहब जो हल्फ लेके घूम रहे हैं, आज अदालत ने उनको फैसला देना पड़ा कि भाई इनका हल्फ ले लें आप। तो ये पंजाब के लिए क्यों इतना कुशादा दिली है आपकी? हमारी कोई कुशादा दिली नहीं थी जी, वो हालात ऐसे हुए। वो उनकी देखिए ना कि जब वो उस्मान बुज़दार साहब का जो इस्तीफ़ा था वो एक्सेप्ट ही सही तरह से नहीं हुआ। नून लीग ने खुद ऑब्जेक्शन की कि ये इस्तीफ़ा तो गवर्नर को लिखा जाना चाहिए था, ये तो प्राइम मिनिस्टर को लिखा हुआ था, तो ये तो गैर कानूनी है और गैर आइनी है, तो वो बात भी ठहरी। अब ये सारे सुकम जो है ये ठीक होने चाहिए। प्रेसिडेंट साहब को भी रिक्वेस्ट की है, क्योंकि गवर्नर साहब ने कहा कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल मेरा ओहदा है, मैं आइन का पासदार हूँ, मेरा काम है आइन। तो अगर एक गैर आइनी काम हुआ पंजाब असेंबली में, जहाँ पर के एलीट फोर्स और आपकी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड आई हुई थी, यानी कि और वहाँ पर जो जुल्म हुए लोगों के साथ, वो एक हमारी बहन इस वक्त आईसीयू में अभी तक जिनको जहनी उनकी दिमाग में ब्लीडिंग हुई, वो अभी तक ज़िंदगी मौत की कश्मकश में हैं। तो आप देखिए कि हालात जहां इधर जा रहे हों और एक अजीब अफरा तफरी का आलम, अगर आपके पास पूरे वोट हैं तो सवाल ये बनता है कि आप क्यों नहीं आराम से प्रॉपर तरीके से आप इलेक्शन कराते हैं। ये इस किस्म का एक असल में बात ये है ना जी कि वो लोग जो सुप्रीम कोर्ट पे अटैक करने के आदी हैं, जो जब उनके मुताबिक रिजल्ट ना आए तो वो परेशान हो जाते हैं, उनको अपने आपे से बाहर हो जाते हैं, ये उन लोगों के रवैये हैं और ये बड़े गलत रवैये हैं। ठीक है। लेकिन माशाल्लाह उनको आप देख रहे हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत आई, बिजली का बोरान है, रमज़ान में ना बिजली है। आप देख लें कि चीनी पे चले जाएं तेल पे, और अब जो पेट्रोल बम फटने लगा है और कोई बोल नहीं रहा। आप देखिए कि हमारे मीडिया में हमारे बड़े लाइक एंकर्स हैं, बड़े हमारे ज़बरदस्त चैनल्स हैं, लेकिन कहीं से आपने आवाज़ सुनी कि ये जो महंगाई का बम फट रहा है इसके ऊपर कोई आवाज़ हो कि इतनी हम तो रोजाना बात करते हैं, तो कहते हैं कि IMF से जो मुआहदा करने जा रहा है, महंगाई का एक नया सुनामी आएगा। अच्छा, अमीर अब्बास साहब को भी मैं शामिल गुफ्तगू करता हूँ। अमीर साहब ये बताइएगा, ये जो मुलाकात हुई है ये किस तनाजुर में हुई, आपका क्या तज्जिया है? हम नालायक थे, लेकिन 3.5 साल में एक दिन लोड शेडिंग नहीं हुई। ठीक है जी अमीर साहब। अमीर अब्बास साहब जी, आवाज आ रही है मेरी आपकी? ये जो मुलाकात हुई है साकिब निसार साहब से, ये किस तनाजुर में हुई है, क्या बातें डिस्कस हुई हैं, क्या खबरें सर इस हवाले से? इमरान खान साहब की और साकिब निसार साहब की मुलाकात आपसे? जी 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 सर। देखिए, साकिब निसार साहब के दौर में इमरान खान साहब की हुकूमत रही और साकिब निसार साहब, मैं खैर ये तो नहीं कहता कि उनका कुछ झुकाव होगा इमरान खान की तरफ, लेकिन हो सकता है वो कोई अदालती मामलात के हवाले से वो मुशावरत कर रहे हों कि आगे किस तरह से उन्होंने, अगर वो सियासी जंग नहीं जीत पाते तो उन्होंने अदालती जंग लड़नी है, और अगर अदालती जंग लड़नी है तो वो किस तरह लड़नी है, उसमें क्या अपना मुकदमा तैयार करेंगे। मुमकिन है शायद इस सिलसिले में उनकी कोई मुशावरत हुई हो, वरना अगर वो हुकूमत में होते और वो मिलते साकिब निसार साहब से तो हम कह सकते थे कि शायद वो उनको कोई ओहदा देना। फवाद चौधरी साहब ने इस वक्त में ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात करेंगे। फवाद साहब, आज जो साकिब निसार साहब की मुलाकात हुई है साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब से, किन अमूर पर तबादला ख्याल किया गया सर? देखिए, ये साकिब निसार साहब अपनी प्रैक्टिस करते हैं, वो जाहिर है कि वो प्रोफेशनल लॉयर है, वो कुछ इन्वेस्टर्स तो नहीं है, वो उनसे कोई भी मुलाकात कर सकता है। और मुलाकात में जो इस वक्त लीगल चैलेंजेस हैं, उनकी जो कानूनी पोजीशन है उसको देखा है हमने, और उन बातों के ऊपर बात हुई। तो हाँ, यही जो हमारे इलेक्शन कमीशन से मामलात हैं या बाकी चीजें, उन्हीं के ऊपर बातचीत। ठीक है, इलेक्शन कमीशन का अगर फैसला आपके अगेंस्ट आ जाता है तो आगे क्या इसके मामलात होंगे, ये तमाम चीजें डिस्कस हुई हैं? जी जी, ये तो केसेस हैं, उनमें देखा है कि केस को कैसे बढ़ाना चाहिए, क्या होना चाहिए, इस तरह की सारी। सर, ईद के बाद क्या करने जा रहे हैं? आवाज में ईद के बाद क्या करने जा रहे हैं, क्या प्रोग्राम है?
हाँ, ईद के बाद इंशाल्लाह ताला प्लान जो है वो भी फाइनलाइज हो रहे हैं और जल्दी इंशाल्लाह इस सिलसिले में एक भरपूर लाएमल जो है वो सामने आएगा। 20 लाख लोग हमारा टारगेट है इस्लामाबाद में लेके आने हैं, तो इंशाल्लाह ये आप देखेंगे तो इससे बड़ा इज्तिमा पाकिस्तान में नहीं, इस रीजन में कभी नहीं हुआ होगा। शेख रशीद साहब का बयान है मई के 31 तक अगर इलेक्शंस अनाउंस नहीं होते तो सूरत हाल गंभीर हो सकती है, और साथ साथ वो कह रहे हैं कि मई का महीना जो है ना वो काफी ज्यादा अहमियत का हामिल है। ये किस तनाजुर में उन्होंने बात की होगी, आपको कुछ इस हवाले से है इत्तला? ये सब की बात ठीक है, इसलिए कि मुल्क में जिस किस्म का इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है, हुकूमत है नहीं, किसी को पता नहीं चल रहा कि पाकिस्तान में आखिर कंट्रोल किसका है, ब्यूरोक्रेसी जो है उसने किसकी बात माननी है किसकी नहीं माननी है, एक बहुत गैर यकीनी सूरत हाल है और ये पॉलिटिकल क्राइसिस बहुत बढ़ रहा है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप इलेक्शन। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं जनाब, हमारे तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, कुछ दीगर मामलात पर भी गौर गौस करेंगे। जनाब, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने महंगाई के खिलाफ मार्च किया, इस्लामाबाद तक ये मार्च किया, लेकिन अब जनाब उस वक्त इमरान खान साहब के खिलाफ ये मार्च था, उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ ये मार्च था, लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है जो कि IMF से मुआहदा करने जा रही है, और खबरें ये भी हैं कि बिजली की कीमतों में भी इजाफा होगा, पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा होगा। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने जियालों को क्या जवाब देगी? तैमूर तारपुर साहब मौजूद हैं। तैमूर साहब, ही बताइएगा, आप तो महंगाई के खिलाफ मार्च कर रहे थे, फिर अब आप उसी हुकूमत का हिस्सा हैं, खारजा अमूर इतनी बड़ी जो एक वजारत होती है वो आपके पास है, किस तरह से सर जस्टिफाई करेंगे अपने आप को? देखिए जी, जो हालात हमें मिले हैं इसका कभी किसी ने इमेजिन ही नहीं किया था कि इस तरह से किसी मुल्क के साथ ज्यादती हो सकती है, क्योंकि हमारे पास जो रूलर्स आए, जो प्राइम मिनिस्टर उसकी टीम बनी, वो उन लोगों में से थे, वो नशई थे जो अपने जेवर सरकारी गिफ्ट, घड़ियां, ज्वेलरी सारी बेच कर इस मुल्क का सिस्टम चला रहे थे, और अपना भी जो सिस्टम है, अपना भी जेब खर्च इन्हीं चीज़ों से चला रहे थे। जो आप अभी सवाल कर रहे थे कि ना जाने क्यों साबिका चीफ जस्टिस है, तो मेरे ख्याल से जो खान साहब को परेशानियां हैं, जो उन पर केसेस बनने वाले हैं, जो उन्होंने इस मुल्क के खजाने के साथ चोरियां की हैं, शायद उसी चोरियों से बचने के लिए तजवीज़ लेना चाह रहे होंगे, क्योंकि बाकी जो इनके खास वकला थे वो बड़े परेशान और मायूस हैं इमरान न्याजी से आज, तो शायद उनकी अशद ज़रूरत उनको आज पड़ गई हो। जहाँ तक मुल्क के हालात की बात है, तो ऑफकोर्स ये तो झूठे हम पे इल्ज़ाम लगाते थे कि पिछले इतने सालों का जो सिस्टम खराब था उसको हम सुधार रहे हैं, हालांकि उन्होंने उसको बिगाड़ कर तबाह बर्बाद कर दिया। उस सिस्टम में से निकलने के लिए हम पर बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस हैं, पर एक पॉलिसी डिसीजन हमने लिया हुआ है कि हम मिनिमम इंक्रीज इन इन्फ्लेशन करेंगे। किसी भी तरह से हम डेवलपमेंट रोकने का इरादा करके बैठे हैं, हम बड़ी बड़ी स्कीमें ना लाने का इरादा करके बैठे हुए हैं। हमारा फोकस इसी पे होगा कि हम किसी भी तरह इस इन्फ्लेशन को या तो यहीं पर रोकें या किसी तरह से नीचे लेके जाए। जो गलत फैसले IMF के साथ बैठ के इन लोगों ने किए, उन फैसलों का ऑफकोर्स असर हम पर जरूर आएगा, वो असरअंदाज फैसले जरूर आज भी होंगे, पर ये एक बहुत बड़ा टास्क है, ये बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी, आपने अभी बात की थी मैं फवाद चौधरी साहब के साथ कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा, क्यों चीफ मिनिस्टर पंजाब को ओहदे से हटा नहीं रहे और नए को ओहदा क्यों नहीं दे रहे। तो बड़ा एक नया सिस्टम आ गया, एक बड़ी सिमिलरिटी है डोनाल्ड ट्रंप में और इमरान न्याजी में। डोनाल्ड ट्रंप को भी जब तक इन्होंने छितरौल करके झाड़ू पोछे से सफाई करके नहीं निकाला तो नहीं निकला। खान साहब को आपने देखा किस तरह से उन्हें जबरदस्ती एक कॉन्स्टिट्यूशन फैसला जो आया था उस पर इन्होंने रिफ्यूज कर दिया, उस पर चलने पे और PM हाउस खाली करने पे, लिहाजा उनको भी जबरदस्ती निकाला गया। जो पंजाब के आपके स्पीकर थे चौधरी परवेज इलाही साहब, उन्होंने जो ड्रामे किए, जो तमाशे किए, वो भी आपके सामने है। और मैं एडवाइस करूंगा कि कम से कम अब ये रवायत जो आपने पैदा की इसको ख़त्म करें।
जो कॉन्स्टिट्यूशन कहती है उस पे अमल करें, जो कानून कहता है उस पे आप अमल करें। जरूरी नहीं है हर कोई इसी तरह से छितरौल खा के बेइज्जत होकर अपने ओहदों से। सवाल तो अब ये भी उठ रहा है कि IMF के साथ जो मुआहदा हो रहा है, आपने तो वो शिकें भी तस्लीम कर ली हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मानने से इनकार कर दी थी और ज्यादा बोझ अवाम पर नहीं डाला था, लेकिन आपने वो शिकें भी तस्लीम कर ली हैं हुकूमत चलाने के लिए। जाहिर सी बात है फंड्स नहीं होंगे। नहीं, मैं समझता हूँ बहुत सी ऐसी शिकें आज भी हैं जिसपे हमने रजिस्टर किया है। कुछ ऐसी शिकें हैं, इजाफा, पेट्रोल की कीमतें इजाफा, यही तो शिकें होती हैं। और क्या शिकें होती हैं सर? देखिए जी, आपने जो देखा होगा, जो जिस तरह से प्राइसेस बढ़नी थी, 35-36 रुपए, 42 रुपीस की बातें चल रही थी, समरीज मूव हो रही थी उस जमाने में। पर फिर शुक्र है अल्लाह का कि इमरान खान से जान छूट गई और ये हमारी हुकूमत बनने में आ गई, तो वो हमने रोक दी। अब उस तरह से जो पहले होना था वो नहीं होगा। ऑफकोर्स कुछ ना कुछ दबाव है, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे हम बेबस हैं पिछली हुकूमत के फैसलों की वजह से। पर कोई ऐसी शिकें नहीं है जो इनसे बदतर आई हों और हमने एक्सेप्ट की हों, या जो ज्यादती उन्होंने की उनमें हमने ओके किया। पर यस, मैं आपकी बात से इस बात पे एग्री करता हूं कि यस, हमारे बहुत स्ट्रिक्ट रिस्ट्रेंट्स हैं इनके फैसलों की वजह से। ठीक है, जरका साहिबा ये बताइएगा, आपने इस तरह से खजाना छोड़ा है जिसकी वजह से अब IMF के साथ मुआहदा करना पड़ा है और महंगाई मजीद बढ़ेगी। आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नैरेटिव है IMF से मुआहदे के बाद मौजूदा हुकूमत के, आपको ज्यादा मजबूत होगा, लोग आपकी तरफ ज्यादा आएंगे? जी बहुत शुक्रिया। बड़ी मैं इंजॉय कर रही थी तालपुर साहब की बातें कि बातों से तो कुछ नहीं होता ना, आपने दिखाना होता है कुछ करके। 14 साल हो गए इनकी हुकूमत सिंध में है, आप बता दें इन्होंने सिंध में क्या किया? ये कभी सिंध की परफॉर्मेंस बता ही नहीं सकते। और तुर्रा ये कि गवर्नर इन्होंने लगाए हैं आगा सिराज दुरानी और पूरा जेल बन गया गवर्नर हाउस। तोबा तोबा, कोई हालात है हमारे। वो किसी ने कहा, जो कोई चला रहा था, किसी ने कहा कि चाइना में करप्शन के लिए वो उनको जान ले लेते हैं, तो पाकिस्तान में करप्शन के ऊपर प्राइम मिनिस्टर बन जाते। चले इसको छोड़े, हम बात करते IMF की। IMF की जब आप बात करते हैं तो आप देखिए कि मार्च में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स, रिकॉर्ड रिमिटेंसेस, और आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम था, आपकी टैक्स कलेक्शन भी हाईएस्ट थी। तो इन्होंने जो कुछ, अब आप देखिए इतनी माहिर हुकूमत आते साथ इनसे बिजली नहीं मैनेज हो रही। ये कहते हैं हमें तो सब कुछ आता है, हमें नालायक कहते थे, असली नालायक तो ये आते साथ पूरे मुल्क को अंधेरे में डबो दिया। आते साथ चीनी, खुद चीनी के डॉन है ना, कितनी इनकी फैक्ट्रियाँ हैं चीनी की, इन्होंने आते साथ चीनी की कीमत ऊपर कर दी। आपको पता है 1 रुपया चीनी बढ़ती है तो अरबों रुपए इनके बनते हैं। इन्होंने सीधा ये 9 रुपए चीनी बढ़ा दी। बिजली के नर्ख इन्होंने बढ़ा दिए एक दफ़ा, अब दूसरी दफ़ा बढ़ाने जा रहे हैं। नहीं, 2 हफ्तों में 2 दफ़ा बढ़ा चुके हैं, अभी और बढ़ाने जा रहे हैं। और आप बताइए कि ये क्या मजाक बनाए, और इनको कोई कुछ नहीं कहेगा। ये भी मैं आपको गारंटी से लिख दूं, कोई इनको कुछ नहीं कहेगा। IMF की सारी शर्तें पहले से मान चुके हैं। कोई से आपका मुराद क्या है? जो मिफ्ता इस्माइल साहब गए थे, उन्होंने वहां जाके जो बातें की हैं, बड़ी गलत बातें उन्होंने की, और वापस आके उनसे इतने उनमें गट्स नहीं थे कि वो अवाम के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें कि मैंने क्या किया है। मैं सारी उनकी बातें मान आया हूँ, किसी बात पे रेजिस्ट नहीं किया, हर चीज दे आए जिन चीजों पे हम रेजिस्ट कर रहे थे। पाकिस्तान तो अपने पांव पे खड़े होने जा रहा था। 30% कम आपको ऑयल मिल रहा था रशिया से, गंदम आपको 30% कम पे मिल रही थी। और आपको पता है इंडिया में आज देख रही थी, जयशंकर साहब उनके जो है, उन्होंने 2 टोक उनको अमेरिका को कह दिया है कि हमने तेल लिया। अमेरिका ने उनसे कहा आपने तेल क्यों उनसे रशिया से? उन्होंने कहा जी हमारे लोगों के मफाद में है। तो वो तेल भी सस्ता ले रहे हैं, वो अपने मुल्क को चला भी रहे हैं, और हम क्योंकि हमें इतने गट्स नहीं है ना, हम अपने मुल्क के मफाद के लिए कुछ करते हैं। हमारी जो इम्पोर्टेड हुकूमत जिनके मरहूने मिन्नत आती है, हम वो ईस्ट इंडिया कंपनी अभी तक चल रही है, आका को सलाम, गुलाम इब्ने गुलाम ही चल रहे हैं यहाँ पे। और अल्लाह ताला हमारे मुल्क का डॉक्टर जरका साहब हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आप अगर तैमूर साहब जवाब देना चाहें 30 सेकंड लेके आए हैं कि वो पाकिस्तान का कुछ छोड़ दे। इन लोगों ने जो झूठे वादे, वो ज्यादतियां की हैं इस मुल्क के साथ, जिन्होंने करप्शन खत्म करने की बात की और 117th मोस्ट करप्ट नेशन से 142nd मोस्ट करप्शन पे ले गए। फराग कोगी के किस्से, पिंकी पीरनी के किस्से आज पूरी दुनिया को पता है। ये अवाम का बेवकूफ नहीं बना सकते।
अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद थे, जर साहब हमारे साथ मौजूद थे, अमीर अब्बास हमारे साथ मौजूद है, फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, आप सबका बहुत शुक्रिया। और जनाब, कराची यूनिवर्सिटी खुदकुश धमाके की अब तक होने वाली तहकीकात में होश उड़ा देने वाले इंकशाफात सामने आए। गुज़िश्ता रोज होने वाले धमाके में एक नहीं बल्कि 2 खवातीन मुलव्विस थी। तहकीकात में मंजर-ए-आम पर आने वाली सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि खुदकुश बमबार खातून धमाका खेज मवाद बैग में लेकर सिल्वर जुबली गेट से दाखिल हुई। रिक्शे से उतरकर जिस दूसरी औरत से हमलावर मिली वो उसका लाइटमेंट हैंडल समझा जाता था। दूसरी औरत ने धमाके से कुछ देर पहले खातून खुदकुश हमलावर को ब्रीफ किया और वहां से चली गई। तहकीकात में बात सामने आई है कि खातून खुदकुश बमबार का शौहर जिना अस्पताल के करीब होटल में रह रहा था, जहां खुदकुश हमलावर भी फैमिली के हमला रहा करती थी। तहकीकाती जराये के मुताबिक खातून का शौहर बलूचिस्तान हुकूमत में डॉक्टर है, कई माह से कराची में मकीम और जिना अस्पताल में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चला रहा था। खातून हमलावर के शौहर ने धमाके के बाद सोशल मीडिया पर अपनी अहलिया की तारीफ भी कर डाली और धमाका करने से पहले खातून और उसके शौहर ने शादी की सालगिरह भी मनाई थी। जनाब, अपने भाई के घर पर शादी से मुलाकात करता था, जिससे इम्कान ही पैदा होता है कि हमलावर खातून का शौहर भी इस वाक़े में बिल मुलव्विस है। अभी इसकी तहकीकात जारी है और जैसे जैसे तहकीकात सामने आएंगी इस हवाले से आपको अपडेट भी करते रहेंगे। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, कल इंशाल्लाह 11 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।